हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, हमारा जो लास्ट चैप्टर अकाउंट्स में खत्म हुआ था वो था एडमिशन। आई होप आप लोगों ने उसकी अच्छी तैयारी कर ली होगी। डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपने सॉल्व कर लिए, क्योंकि यार ये नहीं करे हैं ना तो यार आपको बहुत पछतावा होगा बाद में जाकर। अभी भी टाइम है, कर लो। हाफ ईयरली सर पर है, लिटरली सर पर है। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिए कि सर अभी तो टाइम है, हम पढ़ लेंगे ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, कई बार हमें लगता है टाइम बहुत है, लेकिन टाइम की देखो सबसे बड़ी मैं क्या बोलूं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, पता नहीं चलता कि कब बीत जाए। टाइम इज लाइक दैट ओएसिस इन दी, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी ओएसिस नहीं, मिराज। मिराज इन दैट डेजर्ट, जो हमें लगता है कि हाँ हाँ है वैसा है, वहां पर है वो पानी का, वहां पर वो एक पॉन्ड बना हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही देखने में टाइम हमें लगता है बहुत है बहुत है बहुत है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा यार, खुद सोचो ना। अभी तक आपके 4 से 5 महीने निकल गए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त भी ऑलमोस्ट खत्म। तो जब इसका नहीं पता चला, आपको लग रहा होगा अभी अभी हम नए नए आए हैं क्लास 12th में, बट एक्चुअली में देखें तो 5 महीने निकल चुके हैं और गिनती के 3-4 महीने ही और बचे हैं आपकी प्रेपरेशन के लिए। उसके बाद तो टीचर्स आपके सर पर एकदम प्रॉपर वेताल की तरह आपको विक्रम समझकर आपके कंधे पे चढ़ी रहेंगी। या प्रोजेक्ट ला, इंटरनल्स दे, ये कर वो कर, तेरे स्कोर कम आ रहे, तेरी अटेंडेंस कम है, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। तो पढ़ लो यार, पढ़ लो प्लीज। अब मैं क्या वो पाकिस्तानी लड़की की तरह बोलूँ क्या, वो जो आजकल इंस्टाग्राम पे फेमस हो रही है? पढ़ लो यार, इतनी तो भाई देखो गुड लुक्स है नहीं, ठीक है, और ना इतना नूर है चेहरे पे। तो यार बस पढ़ लो, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट हमने एडमिशन चैप्टर खत्म किया था, ठीक है। तो टेक्निकली उसके बाद आना चाहिए रिटायरमेंट एंड दैट, बट मैंने थोड़ा सा एक लीप ले लिया है। ऐसा नहीं है कि वो जो बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ तो वो नहीं करवाऊंगा। देखो, रिटायरमेंट और जो डेथ है, डेथ तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो तो मैं आपको एक क्लास में ही करा दूंगा। उसमें 2 चीजें मेन सीखनी है, तो भी इनफैक्ट 3 सीखनी है। गुडविल ट्रीटमेंट आप पहले भी सीख के आ रखे हो, ठीक है। प्रॉफिट निकालना सीखेंगे उसमें हम, और मेन एग्जीक्यूटर अकाउंट सीखेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। रिटायरमेंट का लगभग जो है वो एडमिशन और चेंज इन पीएसआर जैसा ही बेस है। वही आपको 5 चीजें करनी है, चेंज इन पीएसआर, देन गुडविल ट्रीटमेंट, देन रिजर्व ट्रीटमेंट, देन रीवैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चे कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा, बट अभी वक्त की नजाकत को समझते हुए ऐसा चैप्टर उठाते हैं पार्टनरशिप का, जिसमें हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है। और वो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो बहुत इजी चैप्टर है और उसका नाम है डिसोल्यूशन। क्या नाम है उसका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आज जो है बहुत बेसिक्स करेंगे। अच्छा, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें से ना थ्योरी भी अच्छी खासी आती है, मतलब आने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। पहले मैंने सोचा था जर्नल के क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्योंकि अभी तक ये देखा गया बोर्ड्स में ज्यादातर जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन आते हैं डिसोल्यूशन। सोचा था वो भी करा दूं, फिर मैंने कहा यार क्लास लंबी हो जाएगी और लास्ट तक आते आते बच्चे जो है वो थोड़े से बोर्ड हो जाते हैं या फिर थक जाते हैं मेंटली। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक अलग से पूरी जर्नल एंट्रीज की भरपूर 35, 40, 50 मिनट की, जितनी लंबी बने बने, लेकिन भरपूर क्वेश्चन करा दूंगा कि उसके बाद कोई बच्चा ये ना बोले कि यार वैभव सर की क्लास मैंने देख तो ली, लेकिन डिसोल्यूशन में अभी मेरे को थोड़ा सा डाउट है उसकी जर्नल एंट्रीज से क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो बस मैंने सोच लिया ऐसा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो यार, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये 2 अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम वर्ड नहीं है, कहीं आप इनको सेम समझ लो। दे आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, ये अलग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इस पे अभी हम पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम पहले इस चैप्टर के बारे में समझ लें कि इसमें है क्या। देखो यार, अल्टीमेटली आपने पहले फंडामेंटल्स पढ़े, फिर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अब अल्टीमेटली ये भी पढ़ लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना पढ़ लिया, बीच में बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे होती है वो पढ़ लिया, अब बिजनेस बंद करना भी सीख ले पार्टनरशिप में। तो बस ये वही वाला चैप्टर है जिसमें आप बिजनेस बंद कर रहे हो, शटर डाउन कर रहे हो, परमानेंट बोर्ड हटा रहे हो दुकान का वहां से, और बस वो शटर डाउन तब तक नहीं हो सकता, वो बोर्ड तब तक नहीं हट सकता जब तक आप अपने सारे अकाउंट्स को सेटल ना करो।
दुकान तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक आपकी बुक्स ना क्लोज हो। तो इस चैप्टर में हम बुक्स क्लोज करना सीखेंगे, हमारे अकाउंट्स को सेटल करना सीखेंगे, ताकि जब हम बंद करके जब हम रिटायरमेंट ले रहे हैं अपने बिजनेस लाइफ से, तो बस मन में कोई टेंशन नहीं रह जाए यार उसका हिसाब रह गया, उसका हिसाब रह गया। ठीक है, चलो आओ। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इवन दो सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये चीजें CUET में आ जाती है। तो देख रहे हो मैं ओवरऑल भी वैसे भी आपको थोड़ा बहुत गाइड करता रहता हूँ CUET के लिए कैसे पढ़िए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये उसमें लिखी हुई है ये सेम डेफिनेशन कि जब पार्टनर्स के बीच में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है उनका एग्रीमेंट, उनका वो रिलेशनशिप एज अ पार्टनर, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक ही बात है। ठीक है, जहां पर फर्म यूज हो गया मतलब बिजनेस पर। अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलो भाई यार बहुत हो गया, थक गए, जितना कमाना था कमा लिया, बंद करो, या फिर जैसा उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होगा, जैसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा, ठीक है, तो वैसा डिसॉल्व होगा। अब इसी नोट पे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अच्छा, ये कई बार 6-6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा इससे, या मोड्स बताओ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स करेंगे उनके लिए भी डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में डिसोल्यूशन चैप्टर, ध्यान से पढ़ लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आप हायर वर्जन पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में जाकर, बट अभी नहीं है। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो मोड आता है वो आता है बाय एग्रीमेंट, बाय कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अगेन सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, डर मत जाना, सर ने सेक्शन लिख दिए, वो बस आपकी नॉलेज के लिए लिख दिए। तो सेक्शन 40 में लिखा गया है कि पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप बनती कैसे है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो बंद भी कैसे हो सकती है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कुछ ऐसा मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और जैसा डीड में लिखा होगा कि भैया डिसोल्यूशन का ये क्राइटेरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकती है, अदरवाइज कंसेंट तो है ही है, वो तो एक ऑलवेज ओपन ऑप्शन है ही है। ठीक है, तो सबसे पहला मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या हो गया? बाय एग्रीमेंट, जब सारे सहमति दे दें। ठीक है, उसके बाद आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहां पर वो फोर्स हो जाते हैं कि यार अब तो हमें बंद ही करना पड़ेगा, इवन तो उनके मन में इच्छा ना हो, बट करना ही पड़ता है। अच्छा, ये ऐसी कौन सी सिचुएशन में आता है ये भी समझ। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 में लिखा गया है, एन इवेंट कैन मेक इट अनलॉफुल फॉर द फर्म टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। सपोज करो कोई ऐसा बिजनेस कर रही थी पार्टनरशिप, जो कि बाद में, पहले तो लीगल था जब फर्म कर रही थी, जब पार्टनरशिप बनी थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसे इलीगल बना दिया। ठीक है जी, अनलॉफुल बना दिया, इलीगल बना दिया। तो उस केस में दे विल बी हेल्पलेस बट टू डिसॉल्व दी पार्टनरशिप बिजनेस। तो उस केस में जैसे सपोज करो प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे थे, अब एकदम से आ गया भैया प्लास्टिक बैन, कोल का बिजनेस कर रहे थे, एकदम से आ गया कोल बैन, तो क्या हो गया? अब वो कुछ कर थोड़ा ना पाएंगे, तो बस बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो इन सच केसेस इट इज कंपल्सरी फॉर द फर्म टू डिसॉल्व। However, if firm carries on more than one undertaking and one of them becomes illegal, then it is not compulsory for the firm to dissolve. अगर वो कोल के साथ किसी और चीज का भी बिजनेस कर रहे थे और सिर्फ कोल वाला पार्ट इलीगल हुआ है, तो सिर्फ वो बंद करना पड़ेगा, पूरा बिजनेस उधर डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझे ये बात के नहीं समझे? तो जहां पर एक ही बिजनेस है और वही इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो भैया क्योंकि पार्टनरशिप की फंडामेंटल्स वाली क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहली क्लास, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल कर दिया बाद में तो बंद करना पड़ेगा। अच्छा, जहां पर बड़े सारे काम कर रहे थे और एक काम अनलॉफुल हुआ है, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको डिसॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इट कैन कंटिन्यू कैरिंग आउट द लीगल अंडरटेकिंग्स। तो इलीगल वाला पार्ट बंद करके जो अदर अभी भी लीगल बिजनेसेस है उनको कर सकती है अंडर सेम नेम। सेक्शन 41 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्पेसिफाइज दिस टाइप ऑफ वॉलंटरली डिसोल्यूशन। ठीक है, तो इसने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रखा है कि जहां पर बिजनेस जो है वो अनलॉफुल हो जाता है, इसको बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन।
अगर हम थर्ड पे चलें, दैट इज ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, कोई पर्टिकुलर कंटिंजेंसी हो गई, ठीक है। अब कंटिंजेंसी में क्या आता है, ये सेक्शन 42, अच्छा ऑर्डर में चल रहा है, 39 में डेफिनेशन लिखी, 40 में ये, 41 में ये, 42, ठीक है। तो याद भी अगर करना है तो इट इज इजी। द हैपनिंग ऑफ एनी फॉलोइंग कंटिंजेंसी, अच्छा वहां पर डिफाइंड है कौन कौन सी कंटिंजेंसी है, कैन लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहला हो गया सम फर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स्ड टर्म, जिसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब कोई ऐसी पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई जाती है। भैया हाईवे बनाना है, अब मैं और एक दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी या बिजनेस दोनों मिलकर बनाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जब तक हाईवे बन रहा तब तक हमारी पार्टनरशिप इंटैक्ट है। हाईवे बन गया, पार्टनरशिप वहीं तक की थी, खत्म। उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहे हैं, साल या 2 साल या 3, जितना भी होता है, टाइम की एक्सपायरी हुई, पार्टनरशिप खत्म। तो ये हो गया आपका फिक्स टर्म वाला। एक्सपायरी ऑफ टर्म या एक्सपायरी ऑफ प्रोजेक्ट पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। सिमिलरली सम फर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर अंडरटेकिंग, वही वाली बात होगी प्रोजेक्ट वाली। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अच्छा ये भी हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 35, ठीक है, कि जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होगी, पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने कुछ कॉन्ट्ररी एग्री करा हुआ है, कुछ दूसरा चीज एग्री करी हुई है अपने एग्रीमेंट। और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जहां पर पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो वहां पर बिजनेस को बंद करना पड़ेगा भैया, क्योंकि पार्टनरशिप का एक फीचर होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और वो इंसॉल्वेंट है, उनकी पर्सनल कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, फिर तो ये तो धोखा हो जाएगा ना यार। बाकी सब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बिजनेस के साथ, ये सोच कर कि यार अगर बिजनेस पैसा ना चुका पाया तो पार्टनर से ले लूंगा क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और बाद में पता चले भैया ये तो इंसॉल्वेंट थे पहले से ही, फिर तो धोखा हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप विल, पार्टनरशिप एट विल। अब एक पार्टनरशिप होती है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अच्छा ऊपर वाली कौन सी थी ये भी मैं मेंशन कर दूं, कई लोग बोलते हैं सर लिख दिया करो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कौन सी थी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। और नीचे है आपकी पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। अब ये जो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पार्टनरशिप होती है, जो कि आपने क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, आपका चैप्टर नंबर 2 था ना फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एट विल। इसमें क्या होता है, इस पार्टनरशिप का फीचर ही यही होता है कि पार्टनर्स जब तक इच्छा करेंगे तभी तक जो है पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। किसी भी एक पार्टनर की इच्छा उल्टी हो गई, उसने मना कर दिया भैया मेरे को नहीं करना अब बिजनेस, ठीक है, इसको डिसॉल्व करो, ये नहीं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, नहीं, इसको डिसॉल्व करो, तो पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व होना पड़ेगा, ये इसका फीचर है, ये इसकी कंडीशन है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये है जब तक सारे पार्टनर्स की इच्छा होती है। अच्छा जिसका मन करेगा कि बिजनेस बंद करना है, वो क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको बस एक रिटर्न नोटिस देना, उसको परमिशन भी नहीं लेनी किसी की, उसको बस एक रिटर्न नोटिस देना है कि भैया पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर दो, ठीक है। द फर्म इज डिसॉल्व्ड इन दैट केस ऑन द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस, और जो नोटिस में डेट मेंशन्ड होगी वो होगा। इफ नो डेट इज मेंशन्ड देन जैसे ही डेट ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है, जब उनको नोटिस मिल जाता है उस डेट पे हम डिसोल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है बाय नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल, सिर्फ ये इसी में ही होता है नोटिस में, और किसी जनरल पार्टनरशिप या पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ऐसा अलाउड नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप एट विल में अलाउड। और लास्ट जो आपका रीजन होता है डिसोल्यूशन का, वो होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ठीक है। फर्म कोर्ट ने ही फर्म का बिजनेस बंद करवा दिया, ठीक है। क्या क्यों हो सकता है ऐसा, सपोज करो इनसैनिटी हो गई या अनसाउंड माइंड का हो गया पार्टनर ऑफ पार्टनर, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम बंदा, पार्टनर जो है वो पागल हो गया। तो देखो पार्टनरशिप का रीजन क्या था, पार्टनरशिप था कि सबने अपनी सहमति दी थी, वो समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है उधर, सबने अपनी रिटर्न कंसेंट या फिर वर्बली कंसेंट दे दी थी कि आ जाओ पार्टनरशिप में। अगर एक बंदा उसमें से पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो मतलब उसको समझ खत्म हो गई क्या हो रहा है, उसके बाद धोखाधड़ी ज्यादा हो सकती है, तो कोर्ट को सही लगता है कि भैया बंद कर दो इसे। सिमिलरली अगर कोई बंदा परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, वो बिजनेस में आ ही नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो पैरालाइज हो गया, वो कोमा में चला गया, तो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया कि चांसेस कम है इसके, ठीक है। मिसकंडक्ट कर दिया बिजनेस ने, कोई गलती कर दी, अच्छा एक बार करते हैं तो बंद नहीं करते, लेकिन रिपीटेटिवली हो जाए ना ये चीज कि भैया वो चीटिंग कर रहे हैं पार्टनर्स उसके साथ, ये वो एक्सेट्रा, तब
ठीक है। उसके बाद अच्छा ये सारे आपको याद नहीं होने चाहिए, बस एग्जाम्पल थोड़े बहुत पता होने चाहिए। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, वही ऊपर जैसा हो गया। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट तोड़ना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, भैया वो जो जिस पर्पस से जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया था वही चला गया और पार्टनर्स ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया किसी और पे, तो वो भी गलत होता है। अपने बच्चे को दे दिया, ये दे दिया, नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब ही होता है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं किसी और के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। अगर किसी ने अपना ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट अपने बच्चे पे, अपने रिलेटिव पे, तो वो तो मोटिव ही खत्म हो गया ना पार्टनरशिप का, वो अल्टीमेट बेस खत्म हो गया, रूट। और कंटिन्यूस और परपेचुअल लॉसेस हो रहे थे, तो कोर्ट को लगा यार चलो बंद करो। और जहां पर कोर्ट को लगता है कि यार जस्ट एंड इक्विटेबल है, उसके पास कोई स्पेशल केस आया और उसे लगता है कि भैया ये जस्ट फेयर तरीका यही है कि इसको बंद कर दो, वो बंद का ऑर्डर दे देता है। तो ये 6 आपके रीजन है जिससे आपके पार्टनरशिप, सॉरी 5, माय बैड, 5 आपके रीजन है, ठीक है, जिससे पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। और ये 5 आपको पता होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। सेक्शन नहीं बट अंदर का कंटेंट और हेडिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अदर इंपॉर्टेंट चीजों पे। लेकिन ये अदर इंपॉर्टेंट चीजों में एक चीज और आती है, वो आता है आपका एकेडमिक टाइम टेबल, जो एडू कैप्टन चैनल पे फॉलो हो रहा है। और एडू कैप्टन के एक एक बंदे ने, मतलब नॉट इवन फैकल्टी बट एवरीवन, ठीक है, मतलब उसकी बैक एंड टीम, मैनेजमेंट, हर किसी ने बोल दिया है भैया बच्चों के बोर्ड्स में नंबर आने चाहिए तगड़े। यूईटी में ला रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम में हम एडू कैप्टन जो है बच्चों के लिए छाया हुआ है, लेकिन बोर्ड्स में लाओ यार, बोर्ड्स में। बोर्ड्स के बंदे क्यों वंचित रह जाएं, बोर्ड्स के बच्चे क्यों इस बेनिफिट से वंचित रहे। तो एकेडमिक टाइम टेबल निकाल दिया, ठीक है। साथ में एडू कैप्टन एप्लीकेशन पे आपको फ्री कोर्स मिल रहा है बोर्ड का, पूरा कॉमर्स का, अकाउंटेंसी को, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, और क्या चाहिए, इंग्लिश, मतलब और क्या चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक चैप्टर के फोल्डर बने हुए, अंदर वीडियोस हैं, नोट्स हैं, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं, मतलब इससे ज्यादा यू कैन नॉट आस्क फॉर। मतलब मेरे को नहीं लगता इतने में, तो इतनी सर्विसेज तो कोई पैसे लेकर नहीं देता, ठीक है। तो डू चेक दैट आउट। चलो, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक चीज आ गई, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये आ जाते हैं डिफरेंसेस, जरा ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, अब मैंने आपको पहले बता दिया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्क होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि उनके बीच में, पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उनके बीच में वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, उनके बीच में वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। दैट मीन्स क्या बिजनेस खत्म हो रहा है, नहीं, उनके बीच में बस वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट आ रहा है, जिसको आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हो, इसको आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हो। और जहां पर उसने डिसोल्यूशन के साथ फर्म जोड़ दिया, फर्म तो बोलते ही बिजनेस को है, तो बिजनेस ही बंद होगा यहां, ठीक है। तो मीनिंग क्या, इट इज ओनली चेंज इन प्रेजेंट एग्रीमेंट, द फर्म में कंटिन्यू, इट इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ फर्म। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसमें क्लोज नहीं होती, इसमें क्लोज हो जाती है, करनी ही पड़ती है। कोर्ट इंटरवेंशन की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, और इसमें देखा कई बार कोर्ट ऑर्डर दे देती है डिसोल्यूशन। एसेट और लाइबिलिटीज इसमें रीवैल्यू होते हैं, और कैसे होते हैं, बाय प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन है। और इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइज होती हैं बाय प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक वॉलेंटरली है, और ये वॉलेंट्री भी हो सकता है और कंपल्सरी भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, एक आधी बार आ रखा है पेपर में, तो ध्यान दीजिए, और हाफ ईयरली में तो कई बार आ रखा है, ठीक है। और कई बच्चे के हाफ ईयरली में थ्योरी नहीं पढ़ के जाते, बट थ्योरी इज द की, तो आपके मार्क्स आगे लेकर जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका प्रैक्टिकल हल्का सा, मतलब मैं क्या बोलूँ, लूज है, और आपको लगता है यार इतना स्ट्रांग नहीं है, तो टाइम है, बोर्ड्स के लिए स्ट्रांग कर सकते हो। हाफ ईयरली में नंबर खींचने का आपके पास ऑप्शन होता है, ये थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ के जाओ, कि थ्योरी के क्वेश्चन स्पेसिफिक है, यही आते हैं, इसके अलावा नहीं पूछते, ठीक है। मूविंग ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मतलब लिटरली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लिटरली, ठीक है। इसमें से आप लगा के चलिए कि एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। वो क्या है, सेक्शन 48
एंड सेक्शन 49। सेक्शन 48 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन 48A एंड सेक्शन 48B। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सेक्शन 48A क्या बोलता है? सेक्शन 48A बोलता है कि यार जब भी लॉसेस होंगे बिजनेस में, रिजोल्यूशन के वक्त कोई पेंडिंग लॉसेस पड़े हुए हैं या उस वक्त बहुत सारे लॉसेस हो गए, तो आपने कहां से रिकवर करने होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला होता है कि प्रॉफिट से रिकवर करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर कोई रिजर्व्स है तो वहां से आप कवर करेंगे उन लॉसेस को, ठीक है। दूसरा होता है कैपिटल, तो हमारे पास ऑप्शन है ही है, जितने उनके कैपिटल बैलेंसेस बचे हैं, ठीक है जी, वहां से ले लें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाता है तो लॉस भी उसे ही बियर करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी बच जाए लॉस और थोड़ा बच जाए तो पार्टनर से और पैसा मंगवा लो इन देयर PSR, ठीक है जी, पार्टनर से और पैसा मंगवा लो इन देयर PSR। तो ये होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 48A। सबसे पहले कहां से लेना है? आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर आउट ऑफ कैपिटल, देन पार्टनर से मंगवा लो पैसा। अच्छा, ये कम आता है, इसका अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है कि जो एसेट बेचकर जो पैसा आएगा उसको कैसे यूज करिए, वो जो पैसा आएगा उसको कैसे यूज करें। सारे लड़ने आ जाएंगे, जब बिजनेस बंद होगा तो सारे लड़ने आ जाएंगे, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, ठीक है जी। तो वो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी चुप चुप के मूवी, उसके मीम्स भी बड़ा चलते हैं आजकल, तो बहुत चल रहे हैं, लगता है चिप्स मांग रहा है। तो वो जब बंदा मरा था, वो जीत, ठीक है, मरा हुआ जीत, नहीं देखी तो बहुत अच्छी मूवी है, एक बार जरूर देखना मेरी रिकमेंडेशन पे, हंस हंस के पागल हो जाओगे बहुत ज्यादा। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि जो राजपाल यादव है उसकी वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग मूवी है, तब उससे बढ़िया कॉमिक एक्टर मैंने नहीं देखा उस मूवी के बाद में, आज तक नहीं देखा, तो बहुत तगड़ा लेवल है उसका, ठीक है। तो वो देखना, तो जैसे ही वो जीत मरता है तो उसमें ना सारे बंदे अपना पैसा मांगने आते हैं, जो जो लेनदार है, ठीक है। तो ऐसे तो उसके घर वाले पागल हो जाते हैं भाई, जो थोड़ा बहुत पैसा है किसको देना किसको नहीं देना, इंश्योरेंस का पैसा मिला किसको देना किसको नहीं देना, नहीं, टोटली पागल हो जाते। तो इसके लिए जैसे पार्टनरशिप बिजनेस बंद होगा तो सारे आ जाएंगे पैसा मांगने, भाई ये बिजनेस बंद कर रहे हैं, ले लो ले लो ले लो, ठीक है। जैसे बैंक में स्कैम होता है तो सारे लाइन में लग जाते हैं ना, वैसा वाला सीन, ठीक है। तो ऐसे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 48 पार्ट बी में दे दिया है, पूरा सीक्वेंस दे दिया कि कैसे पेमेंट होगी। सबसे पहले होती है उस पैसे से, एसेट्स के पैसे से आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज में कौन कौन आ जाता है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज में आ गए आपके क्रेडिटर्स, आपने कोई बैंक लोन ले रखा है, कोई प्राइवेट पार्टी लोन ले रखा है, अच्छा पार्टनर के किसी रिश्तेदार से लोन ले रखा है, कई बार जैसे पार्टनर होते हैं A और B और वो बुक में दे देता है मिसेस A लोन, तो वो भी थर्ड पार्टी माना जाएगा, इवन दो वो रिलेटिव है पार्टनर का, बट स्टिल वो है तो बाहर का ना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसीलिए वो भी थर्ड पार्टी, उसको पहले पेमेंट होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है, वाई की वाइफ ने फर्म को लोन दिया, तो पहले किसको पेमेंट होगी? तो थर्ड पार्टी है उसको, वाई की वाइफ को, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद पैसा बचेगा तो आप जाओगे पार्टनर के अपने लोन की तरफ, पार्टनर कैपिटल नहीं, अभी भी पार्टनर के लोन की तरफ पेमेंट करने, ठीक है। और उसके बाद पैसा बचेगा तो पार्टनर के जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, बैलेंस CD जो पड़े हुए हैं, आप उनकी पेमेंट करने जाओ, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, दूसरा पार्टनर्स लोन, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, उनको पेमेंट करने के बाद, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको पेमेंट करने के बाद भी पैसा बच जाए तो पार्टनर्स को दे दो इन देयर PSR, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन देयर SR, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 में बोलता है कि यार जैसे कि हमें पता है कि पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, कैसी होती है? वो अनलिमिटेड होती है। तो अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए क्या ट्रीटमेंट रखे, कौन लेकर आएगा कौन नहीं लेकर आएगा और कैसे होगा ट्रीटमेंट, चलो आओ देखते हैं। तो इसमें दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं फर्म के डेट की, तो फर्म का डेट का मतलब है फर्म जो आउटसाइडर्स को ओन करती है, थर्ड पार्टी जो अभी हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट डेट की, तो
पार्टनर का जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो उसने बाहर से लोन ले रखा है, वो पार्टनर्स की जो अपनी लाइबिलिटी पर्सनल, बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं पर्सनल, वो प्राइवेट डेट। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है इसका ट्रीटमेंट, ध्यान से देखिएगा। फर्म की जो प्रॉपर्टी है, फर्म के जो एसेट्स हैं, तो सबसे पहले कहां यूज होंगे? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो फर्म के एसेट फर्म के डेट पेमेंट के लिए यूज होंगे, पहले फर्म के पहले अकाउंट्स क्लोज होंगे, उससे जिनका हिसाब बनता है फर्म से उनको पे किया जाएगा पहले। के बाद अगर पैसा बचेगा तो वो प्राइवेट डेट ऑफ पार्टनर को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना उसका शेयर है सिर्फ उतना। जैसे कि एग्जांपल के साथ बताऊंगा, टेंशन नहीं। सपोज करो फर्म को एसेट बेच के सपोज करो आए 20 लाख रुपए। कितने आए? 20 लाख रुपए। ये फर्म के एसेट है, मैं एफ ए लिख देता हूँ। फर्म के एसेट से पैसा, फर्म का डेट है सपोज करो 18 लाख रुपए, और प्राइवेट डेट है पार्टनर का सपोज करो 2 लाख रुपए, और दो पार्टनर्स हैं ए और बी जिनकी रेशियो है इक्वल 1:1। ठीक है, तो ये 20 लाख सबसे पहले कहां यूज होगा? फर्म के डेट के लिए। अब बचे कितने आपके पास? 2 लाख। क्या 2 लाख ये सपोज करो ये बी है, बी का 2 लाख है प्राइवेट डेट। ये 2 लाख इसकी पेमेंट के लिए लग जाएंगे? नहीं, जितना इसका हिस्सा सिर्फ उतना, आधा हिस्सा है इसमें इसका, सिर्फ 1 लाख ही पे करने के लिए यूज होगा। ए बोल रहा है मैं अपना हिस्सा क्यों इसकी पेमेंट के लिए दूं। अब बी का 1 लाख जो प्राइवेट डेट बच गया उसे हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं भैया बुक्स, तो हमें क्या लेना देना उससे, तो नहीं हम नहीं पे करेंगे, तो अपना देखे जितना उसका शेयर था इसमें हमने दे दिया। ठीक है, तो ये होता है फर्म की प्रॉपर्टी ऐसे यूटिलाइज। अगर मैं बात करूं अब पर्सनल एसेट की, ये लिख लेते, वो है सपोज करो 20 लाख के। ठीक है, अब पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कहां यूज होगी? उसकी पहले अपनी प्राइवेट डेट के लिए यूज होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो पर्सनल उधार है उनको आप पे ही नहीं करोगे, सारा पैसा फॉर्म में ले आओगे, नहीं, पहले उसके प्राइवेट डेट, और फिर जो पैसा बचेगा वो सारा का सारा फॉर्म की डेट पेमेंट में लग जाएगा। ठीक है जी, अगर फॉर्म का कोई डेट बचा हुआ है उसके एसेट से रियलाइज होने के बाद भी, जैसे सपोज करो प्राइवेट एसेट 20 लाख के थे, उसका प्राइवेट डेट था सपोज करो 18 लाख का। ठीक है, और ये बी है, ये बी का है सपोज करो, और फर्म के जो डेट है एफडी लिख देते हैं उसको, वो है 2 लाख रुपए के बचे हुए अभी भी, मतलब थे तो ज्यादा के, लेकिन फर्म के एसेट बेचने के बाद उन्हें पेमेंट करी गई, फिर भी फर्म के डेट बच गए 2 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइवेट एसेट कहां यूटिलाइज होंगे? प्राइवेट डेट में, 18 लाख के बाद 2 लाख बच गए। अब ये वाला हिसाब नहीं चलेगा यहां पर जो यहां पर हुआ है, नहीं, ये हिसाब नहीं चलेगा यहां पर बिल्कुल भी। भैया इसको फर्म को तो 1 लाख दिया था इसमें से, नहीं, फर्म को पूरा 2 लाख रुपए लेकर आना पड़ेगा, पूरा 2 लाख रुपए लेकर आना पड़ेगा। ओ सॉरी, बी को, बी ये नहीं बोल सकता भैया मैं तो आधा लाऊंगा आधा ए लाएगा, नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपके पास है, अगर ए के पास भी है तो ए और बी मिलकर लेकर आएंगे, या फिर बी पूरे दे देगा, बी बाद में ए से रिकवर कर सकता है केस बेस। लेकिन अगर ए के पास नहीं है और बी के पास इनफ है कि वो पूरी फर्म की डेट पे कर सकता है अपने प्राइवेट डेट पे करने के बाद, तो उसको पूरे 2 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। तो ये नहीं बोल सकता मैं तो एक ही लाऊंगा, एक जो है वो ए लेकर आएगा। तो ये सेक्शन 49 में लिखा गया है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा सीन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका थ्योरी पार्ट था। अब चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भैया एडुकैप्टन के एप्लीकेशन पे कोर्सेज लाइव है। आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम का मतलब राइट टाइम है, अभी ज्वाइन कर लीजिए, हल्की हल्की नॉलेज ले लीजिए, फिर बोर्ड में आएगा तो एक लंबा ब्रेक मिल जाएगा वहां पर आपको, या फिर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप ताकि बोर्ड पे कंसंट्रेट कर सको। देन बोर्ड ओवर होते ही आपके पास पहले से तैयार होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं हम तो बोर्ड के बाद ही लेंगे, बोर्ड के बाद आप रिसर्च करोगे किसका बढ़िया किसका नहीं, शुरू में आप एनरोल करोगे मजा नहीं आएगा, दूसरे की तरफ जाओगे, आज ऐसे ही दिन निकल जाएंगे आधे, तो तैयारी क्या होगी। और कई बच्चों को ये सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा इस चीज। तो आपके पास राइट टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले सर्विसेज खत्म कर देंगे और बाद में आपको दोबारा लेनी पड़ेंगी, नहीं, पूरी बोर्ड तक, बोर्ड कह रहा हूँ पूरी सीयूईटी तक चलेंगी। सीयूईटी का जितने एंट्रेंस एग्जाम है जो आपने एनरोल कर रखा है कोर्स, वो वहां तक चलेगा पूरा। फैकल्टी आपके लास्ट दम तक, जब तक कॉलेज के अंदर नहीं छोड़ के आ जाती। नहीं यकीन तो पूछ लेना भैया अभी 2023 वालों से, एडुकैप्टन के उस पर देख लो यूट्यूब चैनल पे, अभी तक वीडियोस चल रही हैं स्पॉट राउंड की,
थर्ड राउंड, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड, मतलब बच्चों को हम अकेला छोड़ ही नहीं रहे कहीं पर भी। ऐसा नहीं एंट्रेंस की तैयारी करा दी बच्चों को अकेला छोड़ दो, नहीं। तो ये चेकआउट करिए जाकर भैया, प्रीमियम कोर्सेज मिल रहे हैं आपके लिए। जो भी बेटर कोर्स है आप उसमें एनरोल कर लीजिए। 5 डेज मनी बैक ऑफर चल रहा है, बहुत तगड़े वाला, ठीक है, बहुत अच्छा ये ऑफर है। अभी आपके पास टाइम भी है ना, आप एनरोल कर लो, 5 दिन तक इनकी सर्विसेज का बेनिफिट उठाओ। देखो यार मजा आ रहा है, फैकल्टी अच्छी है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, हाँ यार टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, मेंटरशिप भी मिल रही है यहाँ पर। और एक एक चीज आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो पैसा वापस मांग लो 5 दिन के अंदर। रिजल्ट्स हमारे आउटस्टैंडिंग आ ही रहे हैं हर साल की तरह। जी एसआरसीसी फैक्ट्री का टैग मिल गया, एसआरसीसी टॉप कॉलेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट का टैग मिल गया कि भैया यहाँ से बच्चे बन रहे हैं एसआरसीसी, ठीक है। चलो तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे चलें, या फिर एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। जब मैं आपको जर्नल के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तब बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से मैं करा दूंगा, फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से पहले ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जितनी। तो मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको करें। थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पकड़ ली, और डिसोल्यूशन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, लिटरली बिलीव मी। ऐसे तरीके से कराऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार सर ने मतलब कोई भी गुंजाइश छोड़ी है, ठीक है। चलो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने जाते हो ना, तो ये वीडियोस भी तो शेयर करोगे ना भैया उन्हें, सबको साथ लेकर आगे बढ़ो, नहीं तो टॉप पे अकेले रह जाओगे, बोर हो जाओगे, फिर नीचे आने का मन करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।